पर ये सारे लक्षण कई बार टीबी की तरफ इशारा करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों के अंदर देखा गया है जो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, काम की वजह से, स्टूडेंट्स हैं, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं लोग, डॉक्टर्स हैं। आजकल बदलते मौसम के साथ खांसी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर क्या ये टीबी का लक्षण तो नहीं है? क्या आपको ये खांसी टीबी की खांसी तो नहीं है? आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि टीबी के क्या लक्षण हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कल अगर हमें टीबी हो जाए तो हमें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज मैं बात करूंगा टीबी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं टीबी होता क्या है। टीबी एक इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया जिसे मायोबैक्टीरियम बोलते हैं उसके द्वारा होता है। ये नेचर में पाया जाता है और ये जनरली गर्म स्थानों पे ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करता है, जैसे इंडिया, मैक्सिको, जो सारे इस एरिया में लाई करते हैं। ये बैक्टीरिया हवा के थ्रू, खाने के थ्रू, किसी सरफेस पे, इन सारी जगहों पे स्टिक कर सकता है और उस पे कंटेमिनेशन होने के बाद ये हमारे हाथों के थ्रू या एरोसोल जिसे बोलते हैं, हवा में फैले हुए टीबी को जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू ये हमारे शरीर में एंटर करता है। ये बहुत ही स्लो तरीके का इन्फेक्शन है जो कि बहुत जल्दी अपने सिम्टम्स शो नहीं करता है और कई बार वो सिम्टम्स बहुत ही मामूली डे रूटीन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे थकान होना, थोड़ा बहुत शरीर में हरारत महसूस होना, जिन सिम्टम्स को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि शायद ये काम करने की वजह से थकान था, जी सुबह आज काम बहुत ज़्यादा था, अब शाम को थकान महसूस हो रही है। इसमें बुखार भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, जनरली 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का ही बुखार रहता है। थर्मामीटर लगाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल ही है, शायद काम ज़्यादा कर लिया तो इसलिए शरीर गर्म हुआ है। पर ये सारे लक्षण कई बार टीबी की तरफ इशारा करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों के अंदर देखा गया है जो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, काम की वजह से, स्टूडेंट्स हैं या तो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं लोग, डॉक्टर्स हैं, जो या तो परसिस्टेंटली एक्सपोज्ड हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ या ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे टीबी है, या फिर उनकी डाइटरी रूटीन्स और डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही। जल्दी कॉलेज में जाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट भूल गए, ऑफिस के लिए देरी हो रही है, टिफ़िन ले जाना भूल गए और फिर वहाँ पे खाने में क्या मिला, कहीं बाहर से सैंडविच ले ली या एक समोसा ले लिया और उसी से पेट भर लिया। तो अब समझते हैं कि हमें देखना क्या क्या है, हमें समझना क्या है और कब हमें अपने डॉक्टर के पास जाके ये शंका जाहिर करनी है कि शायद मुझे टीबी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें 4-5 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ तो ये कि क्या हमें बुखार आता है। टीबी के अंदर बुखार का एक बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण है जिसमें टीबी शाम के समय 99 से 100, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आता है पेशेंट को और ये जनरली शाम को ही आता है जब आप घर पे काम करके वापस पहुंचते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि हल्का शरीर गर्म है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि क्या हमारे शरीर में हरारत तो नहीं हो रही है, या जिसे हम बोलते हैं थकान, अनईजीनेस, काम करने का मन नहीं करना, ये भी बुखार के साथ ही आएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे कॉमन और सबको आज की डेट में पता ही है कि खांसी होना। खांसी होना काफ़ी कॉमन चीज़ है जो टीबी के साथ एसोसिएटेड है। चौथी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है बलगम बनना, यानी कि स्पूटम बनना। ये हल्का पीले रंग का या गाढ़ा पीले रंग का बलगम हो सकता है जो खांसी के साथ बार बार निकलता है। इसे हम बोलते हैं गीली खांसी, जिसके अंदर बार बार बलगम बन रहा है। और आखिरी चीज़ होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि सुबह उठने पे या जनरली जो हमारे काम करने का रूटीन है उसको करने का ना मन करना और थकान का महसूस होना, बार बार थकान का महसूस होना, काम करने की इच्छा ना करना। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, खांसी भी है, साथ में परेशानी भी हो रही है, बलगम भी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाता है, ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आगे टेस्ट करवाने चाहिए कि क्या हमें टीबी तो नहीं है। अब हम समझते हैं कि टेस्ट इसमें किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टेस्ट तो जो होता है वो है बलगम की जांच।
इसे हम भेजते हैं टीबी एनालिसिस के लिए। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन जो जांच करवाई जाती है वो होता है एक छाती का एक्सरे, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या हमारे छाती में टीबी के धब्बे बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि छाती में पानी बन गया हो। अगर इन दोनों से भी हम किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाल पाते तो एक सीटी स्कैन की जांच होती है जिसे HRCT बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। ये करके हम लंग्स के एक एक सेगमेंट को देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे लंग की बजाय टीबी सिर्फ लंग के एक छोटे सेगमेंट में जाके छुपा हुआ है। इन सारी पद्धतियों के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हाँ, हमारे अंदर टीबी है क्या नहीं है। जो ये हम सैंपल निकालते हैं इसकी पैथोलॉजी में जांच होती है, माइक्रोबायोलॉजी में जांच होती है, और वो लोग ये डिफाइन करते हैं कि अंदर टीबी का बैक्टीरिया जिंदा है या नहीं है। पर क्या सिर्फ ये बातें जान लेना कि टीबी का बैक्टीरिया जिंदा है सफिशिएंट है, या हमें और भी कुछ करवाना चाहिए? आज की डेट में टीबी जो है वो कई तरीके का हमें देखने को मिल गया है। एक है नॉर्मल टीबी जो आम टीबी की दवाइयों से ठीक हो जाता है, और एक है दूसरे प्रकार का टीबी जो आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। इस टीबी की जांच करने के लिए नए और बहुत ही आधुनिक टेस्ट आए हुए हैं, जैसे कि जीन एक्सपर्ट। ये बताता है, जीन एक्सपर्ट फॉर टीबी ये बताता है कि टीबी ऐसा तो नहीं है, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड नाम की 2 ड्रग्स होती हैं, इनसे रेजिस्टेंट है। पता लगा हम ये ड्रग्स खा रहे हैं पर टीबी हमारी ठीक ही नहीं हो रही है। इसी प्रकार से टीबी कल्चर एंड सेंसिटिविटी नामक 2 टेस्ट और होते हैं, जिसमें 4 ड्रग्स एंड 10 ड्रग्स के अगेंस्ट उसकी सेंसिटिविटी देखी जाती है। क्या टीबी इन ड्रग्स के थ्रू डिस्ट्रॉय हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा। कई बार हमें ये एडिशनल टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, सिर्फ ये बात जानने के लिए कि हम जिस टीबी को देख रहे हैं वो एक नॉर्मल टीबी है या ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर हमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हमें टीबी हो ही ना। ये भी तो संभव है कि हम टीबी को अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज़ें जो हमें कोविड ने सिखाई थी, क्राउडेड प्लेसेस हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय हम मास्क लगाएं। उस समय हम ये कोशिश करें कि हम किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ना घुसने दें। फिर दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी का बहुत अच्छा ध्यान दें। ये बैक्टीरिया सिर्फ तभी हमारी बॉडी को हार्म कर पाता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है। अब इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें? इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने जीवन में एक रेगुलरिटी लाएं। चीज़ों की रेगुलरिटी, जैसे समय पे खाना खाना, समय पे सोना, समय पे काम पे जाना। पर आज के लाइफस्टाइल में कई बार ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जैसे मैंने शुरू में बात करी, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करना भूल गए, डब्बा भी उठाना भूल गए। ऐसे केस सिनेरियोज के अंदर आप मेक श्योर करें कि आप एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बेशक आप ऑफिस जाके कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड का टिफ़िन यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, बट डोंट मेक इट अ रूटीन। मेक श्योर कि आप अपनी डाइट्स को प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। डाइट्स के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, प्रोटीन एंड फैट्स। इन दोनों का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। कई बार यंग बच्चे अपना फैट रिड्यूस करने के लिए डाइटिंग करते हैं, जिसमें वो फैट्स अवॉइड करते हैं। जब तक हमारी बॉडी में फैट्स नहीं होंगे तो जो हमारे बॉडी के वॉरियर सेल्स हैं, जिन्हें WBCs बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनकी फॉर्मेशंस अच्छी नहीं होती है। उनका जो आउटर कवरिंग है वो फैट से बना हुआ होता है, और अगर हमारी बॉडी में फैट की कमी होगी तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर हमारे को जो हमारे ये सोल्जर्स हैं, जिनको हम WBCs बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमें उस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। सो बॉडी में एक गुड अमाउंट ऑफ फैट होना ज़रूरी है। तो हमें इस तरीके से अपनी इम्यूनिटी के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा मेक श्योर करें, ऐसे सीज़न में जब गर्मी का सीज़न है, मेक श्योर आप डेली शावर ले रहे हैं। स्पेशली अगर आप वर्क पे जाते हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कम्यूट करते हैं तो वापस आने के बाद शावर ज़रूर लें, ताकि जितने भी आपके ऊपर जर्म्स हैं वो सारे वॉश आउट हो जाएं। ये सारी प्रिकॉशंस से आप सिर्फ अपने आप को नहीं सेहतमंद रख रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी बचा रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है।
आपके थ्रू आपके बच्चों में, आपके पेरेंट्स में, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड में ये डिजीज़ जा सकती है। जहां हम एक आदमी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहीं हम 2 या 3 आदमी का उस घर में ट्रीटमेंट करना पड़े, तो इससे अच्छा तो यही है कि हम ही ये सारे प्रिकॉशंस लें। खाने से पहले हाथ को साफ करना, स्टरलाइजर्स का यूज़ करना, ये सारे तरीकों से हम अपने आप को बचा सकते। अब हम समझते हैं कि टीबी हो जाए तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहला पार्ट है टीबी की डिटेक्शन करना। तो टीबी की डिटेक्शन करने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको पीछे टेस्ट सारे बता दिए हैं कि हमें एक्सरे, HRCT, ब्लड टेस्ट ये सब करवाने पड़ सकते हैं। कुछ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं, जैसे ESR है, मॉन्टोक्स टेस्ट है। इन टेस्ट की वैल्यू है पर बहुत लिमिटेड है, पर फिर भी हमें कई बार ये करवाने पड़ते हैं टू कलेक्ट एविडेंस कि वो टीबी है या नहीं है। टीबी इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि छुपा रुस्तम इन्फेक्शन है कि कई बार ये पकड़ में ही नहीं आता और हमें बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं अनटिल अनलेस वी मेक अ प्रॉपर डायग्नोसिस कि हाँ ये टीबी है। क्यों हम इतना स्ट्रेस देते हैं कि हमें ये टीबी का डायग्नोसिस बनाना है? वो इसलिए क्योंकि एक बार हम इसकी थेरेपी शुरू कर देते हैं तो हम इसको इसके कंप्लीशन से पहले नहीं रोक सकते, और जो कि 6 मंथ का टाइम है। इतने लंबे समय तक आपको दवाई चलती रहे उस बीमारी के लिए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिस इज नॉट रिकमेंडेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसलिए हर डॉक्टर की कोशिश यही रहती है कि पहले हम जितने टेस्ट कर सकते हैं उन टेस्टों के थ्रू एक बार ये एस्टेब्लिश कर लें कि हाँ ये टीबी ही है, और इसमें भी हम ये फ़र्क डिफाइन कर पाएँ कि ये ड्रग रेजिस्टेंट है या ये नॉर्मल वाला है। क्योंकि हम सीधा बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच रखें, हम सीधा उसी प्रकार की दवाइयाँ दें उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर पाए। अगर वो नॉर्मल वाला है तो वो खत्म हो, अगर वो रेजिस्टेंट वाला है तो वो खत्म हो। अब ये समझते हैं ये दवाइयाँ चलते कितनी समय है। तो जो नॉर्मल डॉट्स का प्रोग्राम है जो इंडिया गवर्नमेंट चलाती है उसमें 6 मंथ्स की रिकमेंडेशन है, पर ये फुल एंड फाइनल नहीं होता है। 6 मंथ्स की मेडिकेशन के बाद रीअसेसमेंट होता है कि जो हमें टीबी के सिम्टम्स दिख रहे थे, लंग्स में धब्बे होना, छाती में पानी होना, क्या ये सारे सिम्टम्स ख़त्म हो चुके हैं या वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। अगर वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं तो हमें ये दवाई को आगे भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है फॉर 9 मंथ्स, 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, और कई बार तो इससे भी ज़्यादा। तो ये कितने समय तक रहेगी ये आपके डॉक्टर असेसमेंट करने के बाद ही बता सकते हैं कि टीबी ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है। अब हमने ये सारी बातें समझ तो ली हैं कि हमें ख़त्म करना है, नहीं करना है, और कैसे दवाइयाँ देनी है, क्या करना है, पर अगर हम ना करें तो इसका नुकसान क्या है? खांसी तो है एक छोटी सी, थोड़ी सी शरीर में थकान है, मैं तो इन सारी चीज़ों के साथ काम कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों मैं टीबी का ट्रीटमेंट करवाऊँ? क्या ज़रूरत है टीबी की ट्रीटमेंट करवाने की? ऐसा तो कुछ कर नहीं रही है टीबी। ऐसा नहीं है। टीबी जैसे मैंने बताया आपको एक स्लो इन्फेक्शन है। ये धीरे धीरे लंग को ख़त्म करता है, लंग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करके लंग को स्टिफ बना देता है। इसकी वजह से हमारा एयर एक्सचेंज ख़त्म होने लग जाता है। जो हमारे लंग की ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे फटने लग जाती है। जो हमारी कफ आ रही है उसमें से बलगम के साथ खून आना शुरू होता है, और कई बार तो खून इतना ज़्यादा आता है कि एक बार खांसी करते ही आप समझ लीजिए कि एक छोटे कप जितना ब्लड बाहर निकल के आ गया। ये कंडीशंस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, यानी कि जानलेवा भी बन सकती है। पर ये सारी कंडीशंस 5 साल, 10 साल, इतना लंबा टीबी चलने के बाद प्रोड्यूस होती हैं, एकदम से नहीं होती है। ये टीबी लंग्स का एक स्लो किलर है, धीरे धीरे ये फेफड़ों को ख़त्म करता है और हमें महसूस भी नहीं होने देता है कि हम इसकी चपेट में आ चुके हैं। जब हमारे लंग्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। जो लंग्स के अंदर वेसल्स ख़राब हैं उन्हें हमें बंद करवाना पड़ता है। एक प्रोसीजर होता है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू, और उसके अलावा या फिर हमें लंग को कटवा के उसे रिमूव करना पड़े, और एक्सट्रीम केसेस में हमें लंग ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम अपने लंग्स को बचा के रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए हमें। एंड आपको कोई और टॉपिक पे लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए।